Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत, यानी जो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में हम अधिगम के सिद्धांतों को सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो से आपका 1 मार्क्स 100% पेपर में फंसेगा। चाहे तो आप यूपी टेट का पेपर देना, चाहे सुपर टेट का पेपर देना, चाहे आप सीटीईटी का पेपर देना। काहे का? सीटीईटी का। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो 100% जो है वो 1 मार्क्स आपका एग्जाम में फंस जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो जल्दी से आ जाइए। आपका जो टॉपिक्स है वो शुरुआत होने जा रही है। तो एक बात और भी आपको बताना चाहेंगे। देखिए, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको काम क्या करना है? आपको काम करना है, आप प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट पे जाने के बाद जो हमने प्ले लिस्ट टॉप साइकोलॉजी की बना रखी है, उस टॉप साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट से एक एक पार्ट साइकोलॉजी का देख लीजिए। एक एक अगर पार्ट आप मेरे चैनल से साइकोलॉजी को का देखोगे तो गारंटी देता हूं इस बात की 30 में से 30 मार्क्स आपका साइकोलॉजी में स्कोर हो जाएगा। आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब हम बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। चलिए, आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट आ गए होंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी पूरा टाइम दूंगा आपको, और एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है अधिगम के सिद्धांत। क्या है टॉपिक? अधिगम के सिद्धांत। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो देखो, जो सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने माना था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान माना था? आत्मा का विज्ञान, ठीक है। इसके बाद माना मन का विज्ञान, मन या बोल सकते हो आप मस्तिष्क का विज्ञान। इसके बाद मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान के बाद साइकोलॉजी को माना चेतना का विज्ञान। किसका? चेतना का विज्ञान। लेकिन अब चेतना के बाद जो माना है वो माना है व्यवहार का विज्ञान। ये देखिए लिखा है व्यवहार का विज्ञान। तो साइकोलॉजी को सबसे पहले माना आत्मा का विज्ञान, इसके बाद मन व मस्तिष्क का विज्ञान, इसके बाद चेतना का विज्ञान और इसके बाद व्यवहार का विज्ञान। तो ये बेसिक नॉलेज थी। इसके बाद देखिए हम करते हैं आगे टॉपिक के बारे में थोड़ी चर्चा। समझिए आप। देखो, अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, और जो संज्ञानवादी सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, एक सेकेंड, अब आप समझिए। आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी पूरा टाइम दूंगा। सिर्फ आप सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए, आप समझिए। देखो, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, मैंने आपको बताया जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो कितने? 2 प्रकार के। जो पहला प्रकार है वो है व्यवहारवादी और दूसरा जो प्रकार है वो है आपका संज्ञानवादी। तो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं, किन किन साइकोलॉजिस्ट के सिद्धांत, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, या फिर ऐसे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार रखा गया है। तो समझिए। देखो, जो ए.बी. पावलोव हैं, जो आपके ए.बी. पावलोव हैं, इन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान है उसे व्यवहारवादी माना है। इसके बाद जो बी.एफ. स्किनर है वो उन्होंने भी व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है। इसके बाद
जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने भी व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और जो सीएल हल है वो भी व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगर हम संज्ञानवादी सिद्धांत की बात करें तो देखो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, जैसा कि हमने जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय था वो हम पढ़ चुके हैं। वो हम पढ़ इसलिए चुके हैं क्योंकि ये कोहलर का था, मैक्स वर्दीमर उसमें आते हैं, कोहलर आते हैं और कर्ट कोपका आते हैं। ये 3 साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको कहा जाता है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। ये तीनों क्या है, संज्ञानवाद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है ये देखिए लेविन। तो लेविन क्या है, इनका लेविन का पूरा नाम है कर्ट लेविन। तो कुल मिला के इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये जो साइकोलॉजिस्ट मैंने आपको बताए हैं ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और इधर के जो साइकोलॉजिस्ट बताए हैं मैंने ये संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम देखिए कुछ मूल बातों पे चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको क्लियर होगा, उन मूल बातों से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या है और संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या है। तो अब देखिए जल्दी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने का मैं पूरा समय दे रहा हूं, आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इनके बारे में हम समझेंगे कि भाई व्यवहारवादी जो मूलभूत बातें हैं उनके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या काम करा है, यहाँ पे हमने 2 कॉलम लिए। एक कॉलम में लिखा है व्यवहारवादी सिद्धांत के पॉइंट, दूसरे कॉलम में हमने लिखा है संज्ञानवादी सिद्धांत के पॉइंट। तो देखो समझो आप, जैसे अगर पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन का जो शब्द आ जाए तो समझो वो आएगा व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपको पुनर्बलन का सिद्धांत दिखाई देगा, और अनुक्रिया जो है, अनुक्रिया शब्द दिखाई देगा, और उद्दीपक और अभिप्रेरणा, ये 4 शब्द आपको दिखाई देंगे किसमें, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद देखिए इसमें संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और संज्ञान, ये आपको 4 शब्द दिखाई देंगे, वो देंगे संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार। जो संज्ञानवादी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इन बातों पर महत्व देते हैं या इन बातों पर ज़्यादा जोर देते हैं, ये आप कह सकते हो। और जो व्यवहारवादी के अंतर्गत जो आपके आते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो इन 4 बातों पर इन 4 बातों को महत्व देते हैं, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला इसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि भाई अधिगम जो है वो यंत्रवत होता है। यानी जो व्यवहारवादी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना क्या है कि भाई इसमें जो अधिगम है वो यंत्रवत होता है, जबकि जो संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं उनका कहना है कि यंत्रवत नहीं होता है, जो अधिगम होता है वो इसमें कैसा होता है, यंत्रवत नहीं होता है। इसके बाद दूसरा देखो अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पे पशु प्लस मानव। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यवहारवादी के अंतर्गत जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं इनका कहना ये है कि भाई जो अधिगम होता है, अधिगम पशु और मानव दोनों कर सकते हैं। किसमें, ये व्यवहारवादियों का कहना है। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत पशु तथा मानव दोनों अधिगम कर सकते हैं, लेकिन अगर जो संज्ञानवादी की बात करें तो संज्ञानवादी का कहना है केवल इसमें मानव ही अधिगम कर सकता है। क्योंकि मानव ही अधिगम कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हुई है बुद्धि की चर्चा, तो बुद्धि किसमें है, मानव में। ठीक है। और यहाँ पे पशु और मानव दोनों की बात की गई है व्यवहारवादी में। अगला शब्द देखिए इसमें, अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है समझिए आप। अगला पॉइंट कह रहा है कि अधिगम धीरे धीरे होता है। तो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत जो अधिगम होता है ना, वो अधिगम धीरे धीरे होता है, लेकिन संज्ञानवादियों का कहना है कि जो अधिगम होता है इसमें वो अचानक होता है। अचानक कैसे होता है, क्योंकि भाई इसमें आपको पता है कि गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पे आपने पढ़ा था सूझ का सिद्धांत। तो अचानक क्या आती है, सूझ आती है। तो भाई अधिगम कैसे होता है, इसमें अचानक होता है, लेकिन यहाँ पे जो अधिगम हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। अगला पॉइंट है, तो इन्होंने समझाया है कि अधिगम है वो अनुबंधन का परिणाम है। अब देखिए यहाँ पे अधिगम अनुबंधन बनने का परिणाम है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि अनुबंधन कैसे बनता है। और इसका क्या कहना है, देखिए जो अधिगम है वो अधिगम किसी भी समस्या का समाधान करना कहलाता है। यानी समस्या का समाधान करना ही अधिगम है। किसके अनुसार, संज्ञानवादियों के अनुसार। और व्यवहारवादियों के अनुसार जो है वो अधिगम
अनुबंधन बनने का परिणाम है। आगे समझिए थोड़ी सी और बात। देखिए इसमें 3 शब्द और आए हैं आपके व्यवहारवादियों के अनुसार। एक है देखिए प्रतिक्रिया, दूसरा है सहज क्रिया, तीसरा शब्द है अनुक्रिया। तो इनका मतलब आप समझ लीजिए प्रतिक्रिया क्या है। देखिए प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको पता है प्रतिक्रिया किसे कहेंगे। देखिए ये क्रिया है, क्या है ये क्रिया, और क्रिया के प्रति, ये देखिए प्रति लिखा है। आप बोल सकते हो क्रिया के प्रति यदि कोई क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया। यानी आपने लिखा भाई क्रिया के प्रति यदि कोई क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम उसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया। समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए जैसे मैंने आपको नमस्कार बोला, मैंने आपको क्या बोला, नमस्कार, तो ये क्या हुई, एक क्रिया हुई, और दोबारा आपने भी मुझसे क्या बोला, नमस्कार, क्या बोला, नमस्कार। तो ये क्या हुई, ये आपकी हुई प्रतिक्रिया। यानी क्रिया के बाद क्रिया के प्रति यदि कोई क्रिया होती है तो वो वह क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है इसका मतलब समझिए आप। अगला जो आपका पॉइंट है वो है सहज क्रिया। तो सहज क्रिया का क्या मतलब होता है समझिए आप। देखिए ऐसी क्रिया जो जन्मजात होती है, ऐसी क्रिया आप इसमें क्या बताओगे आप, सहज क्रिया में ऐसी क्रिया जो जन्मजात होती है वो सहज क्रिया होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे बच्चे का रोना, भूख, प्यास, या फिर प्याज काटते समय आंखों में आंसू का आ जाना, ये भी क्या है, सहज क्रिया है। ठीक है। अब जो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट है अनुक्रिया। तो भाई अनुक्रिया का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो अनुक्रिया के बारे में थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। देखो एक शब्द होता है उद्दीपक। क्या होता है, उद्दीपक। और उद्दीपक को जो इंग्लिश में हम बोलते हैं वो बोलते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का जो साइन होता है एस बना दे रहे हैं, ठीक है, स्टिमुलस यानी उद्दीपक। और जो उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है या होने वाली जो क्रिया होती है उसी को अनुक्रिया कहते हैं। ये जो उद्दीपक है ना, उद्दीपक, इसके प्रति जो होने वाली क्रिया होगी, क्या होगी, इसके प्रति जो होने वाली क्या होगी, क्रिया होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुक्रिया बोलेंगे। ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक शब्द था अनुबंधन, ये कह रहा था इसमें जो अधिगम है वो अनुबंधन बनने का परिणाम है। तो समझिए देखिए क्या है ये, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी वीडियो में कुछ समझ में आएगा, अन्यथा साइकोलॉजी आपके समझ में नहीं आएगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। जैसे एक शब्द देखिए अनुक्रिया, और इस अनुक्रिया के सामने क्या रख दिया मैंने, एक रख दिया उद्दीपक। ठीक। अब आपको पता है जो उद्दीपक है, उद्दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस, और ये क्या है, अनुक्रिया। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो अनुक्रिया है, ठीक है, और अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच या एरो हम इस प्रकार से लगा दे रहे हैं। ये देखिए अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच का जो ये संबंध है, बीच का क्या है, जो यह संबंध है, या बोल सकते हो जो बंधन है, संबंध है या बंधन है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं अनुबंधन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंधन। ये जो अनुबंधन कह रहा है, ये जो अधिगम होता है वो अनुबंधन बनने का परिणाम है। तो मैंने अनुबंधन का मतलब समझाया है कि अनुबंधन क्या होता है। तो अनुबंधन क्या होता है, देखिए ये अनुक्रिया है, अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है, और इधर क्या है, स्टिमुलस है यानी उद्दीपक है, और इनके बीच में जो संबंध बन रहा है, यह प्रकार से आप या दूसरे प्रकार से कह सकते हो आप बंधन बन रहा है, इसी संबंध या बंधन को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। तो ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे समझिए आप। अब अपने लोग अगला पॉइंट देखेंगे, किसका, अब अगला पॉइंट देखने की बात करेंगे। देखिए इसमें एक शब्द आया था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। यहाँ पे देखिए इनका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एक शब्द है संवेदना, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, और तीसरा है संज्ञान। तो ये है क्या, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझिए आप।
ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संवेदना क्या होती है। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा पेज हमें रफ चाहिए। अब हम समझेंगे संवेदना क्या होती है। देखो हमारा शब्द क्या है, संवेदना। क्या है शब्द, संवेदना। ठीक है। अब आपको पता है कि जो भाई ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। ये आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां हो गई, जैसे आँख हो गई, नाक हो गई, त्वचा हो गई, जीभ हो गई और कान हो गए। ये क्या है, ये सभी ज्ञान इंद्रियां हैं। इनसे सबसे क्या मिलता है हमें, इन सबसे ज्ञान मिलता है। ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि भाई इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो प्रथम ज्ञान है उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेदना। क्या लिखोगे आप, संवेदना। तो आप संवेदना का मतलब समझ गए यहाँ पे। यानी सीधे सीधे बोल सकते हो जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाला हमें ज्ञान है, जो ज्ञान इससे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। इन इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं। ठीक है। संवेदना का जो अगला चरण है वो है प्रत्यक्षीकरण। जैसे एक शब्द क्या था आपका, प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रत्यक्षीकरण का अगला चरण है किसका, संवेदना। संवेदना का जो अगला चरण है वो है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है समझिए। अब देखो प्रत्यक्षीकरण में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। 3 बातें कौन कौन सी, एक तो आप ध्यान रखना है इसमें नाम आता है, दूसरी बात पहचान, और तीसरी बात आपको याद रखना है व्याख्या। क्या है, व्याख्या। अब यहां पे समझिए, जैसे देखो एक व्यक्ति है, जैसे क्या है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है ये। ठीक है। और वो व्यक्ति लेटा हुआ है। अब लेटा हुआ है, कपड़े पहना नहीं है। अब समझो उसकी त्वचा पे, उसके शरीर पे कोई चीज गिर गई, उसके शरीर पे कोई चीज गिर गई और शरीर पे गिरने के बाद इस प्रकार से कुछ रेंगते हुए वो चली गई, इस प्रकार से रेंगते हुए चली गई। तो आपने देखा, आप क्या देखोगे भाई, आपके जैसे ही कोई किसी नंगे शरीर पे कोई भी चीज पड़ती है या बूंदें गिरती हैं, कुछ भी चीज गिरती है तो त्वचा से स्पर्श होता है। तो जब त्वचा से स्पर्श होता है तो जाहिर सी बात है ज्ञान ही मिलेगा। अब आप देखोगे कि कोई चीज हमारी बॉडी पे इस प्रकार से रिंग रही है, तो रिंग रही है, सबसे पहले उसका क्या पता करोगे, उसका नाम पता करोगे। इसके बाद उसको पहचानने की कोशिश करोगे कि ये है क्या चीज, और उसके बारे में फिर बताओगे। क्या हो जाएगी, क्या करोगे आप, व्याख्या। तो ये होता है प्रत्यक्षीकरण। अब जब प्रत्यक्षीकरण क्लियर हो गया तो इसके बाद आता है संज्ञान। इस संज्ञान के बारे में भी समझ लीजिए। इसके बाद क्या आता है, संज्ञान। ये संज्ञानवादियों की बात चल रही है। तो संज्ञान क्या होता है, देखिए जो अभी पहले जो शब्द आया था प्रत्यक्षीकरण, क्या आया था, प्रत्यक्षीकरण। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि जो प्रत्यक्षीकरण है, इस प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, या कह सकते हो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा आपके अंदर जिसका निर्माण होता है, यानी इस प्रत्यक्षीकरण के द्वारा आपके अंदर जिसका निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, वही संज्ञान कहलाता है। ठीक है। और जब संज्ञान तो संज्ञान के बाद जो अगली स्टेप आती है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है सूझ उत्पन्न। और जब सूझ उत्पन्न होगी आपके अंदर तो समझो क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान। ठीक है। ये पूरी बात हो गई संज्ञानवादियों की। ठीक, सीधे सीधे कह सकते हो संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम समस्या समाधान का सिद्धांत है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, चलते हैं आगे क्या है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए इस स्लाइड को आप अच्छे से समझिए। देखो यहां पे देखो लिखा है कि भाई पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये शब्द लिखा है। क्या लिखा है, पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझिए। जो पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं तो वो पावलाव हैं। इनका पूरा नाम है आईपी पावलाव। आगे हम इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे। शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी इन्हीं का है। इन्हीं को शरीर शास्त्री का सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है।
अच्छा, अगर हम इनके निवासी का पता लगाएं कि ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये रूस के रहने वाले हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है 1904 में। कब दिया है? 1904 में। इसके बाद इन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा है इस कार्य के लिए, देखिए इस कार्य के लिए, इस प्रयोग के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कब मिला है? वो 1904 में ही मिला है। और इन्होंने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है कुत्ते पर। किस पर किया है? कुत्ते पर। तो इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखिए 4 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इन पॉइंटों को समझिए। देखो यहाँ पे जो शब्द लिखा है इसको समझिए, यूसीएस। यूसीएस की फुल फॉर्म समझ लीजिए, क्योंकि अगली जो मैं 3 स्टेपें आपको बताऊंगा इस स्लाइड के बाद, तो वो यही समझाऊंगा यूसीएस क्या है, सीएस क्या है, यूसीआर क्या है और सीआर क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिए, आपको ये ना लगे आगे चल के ये कि है क्या। तो यूसीएस जब भी आएगा तो आप बोलोगे अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक, यानी अनकंडीशनल का मतलब होता है स्वाभाविक और स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। भोजन कैसा? भोजन कैसा होगा? स्वाभाविक उद्दीपक भोजन होगा। इसके बाद एक शब्द आता है सीएस। सीएस की फुल फॉर्म होती है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, जैसे घंटे की आवाज। इसके बाद है यूसीआर। तो यूसीआर क्या है? यूसीआर की फुल फॉर्म होती है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया। कैसी? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होगी? लार टपकेगी यहाँ पे। इसके बाद है सीआर। सीआर क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्स। इसे बोलते हैं अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया, या बोलते हैं या अनुबांधित। तो इस प्रकार से ये जो चारों पॉइंट है, इन चारों पॉइंट का खेल है। इन चारों पॉइंट को अगर आप समझ गए, अच्छे से समझ गए इन चारों लाइनों से, तो समझ लो पावलोव का जो आपका प्रयोग है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये है पावलोव ने जो प्रयोग करा था कुत्ते पे, वो स्लाइड है, समझिए थोड़ा सा। देखो ये जो डॉग है ना, ये जो कुत्ता है, ये बंधा हुआ होता है एक लकड़ी के बॉक्स से, ये इससे बंधा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके सामने जो आता है ये चीज, ये क्या है? भोजन रखा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो आप नली देख रहे हो ना, ये इस नली से क्या आती है? लार आती है। यहाँ से लार आती है और इधर से होते हुए ये जो आपका रखा हुआ है, ये बोल सकते हो आप ग्लास टाइप का कुछ लगा हुआ है, इसमें ये लार है वो जाती है, ठीक। तो क्या होता है समझो। जैसे सपोज दैट कि भाई ये कुत्ता है, इस पे पावलोव ने प्रयोग करा है, तो सबसे पहले भोजन नहीं आता है। पहले जब हम इसे भोजन नहीं देते हैं तो जो इसमें इसके माध्यम से कुत्ते के से जो लार निकलती है वो कुछ थोड़ी निकलती है, थोड़ी, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जब इसके लिए भोजन दिया जाता है, इसके सामने भोजन रखा जाता है, तो जो लार होती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बस इतना सा प्रयोग आपको समझना है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई भोजन भी नहीं दिया जाएगा और सिर्फ घंटी बजाई जाएगी तो भी लार आएगी, तो भी लार टपकेगी। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखिए 3 स्टेपों को समझना बहुत अति आवश्यक है। जो मैं आपको ये 3 स्टेपें समझाऊंगा, इन्हीं तीनों स्टेपों का खेल है। तो देखो इसमें आप समझना है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है समझो। ये देखिए आपकी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन पे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप। तो देखो इसमें दिया है सबसे पहले भोजन। सबसे पहले क्या दिया है? भोजन। अभी आपको क्लियर करते हैं। देखिए भोजन, ये दे रखा है आपका भोजन और ये है आपकी अनुक्रिया, ठीक। अब जो भोजन है, तो भोजन कुत्ते के सामने है तो वो किसका काम करेगा? उद्दीपक का काम करेगा। यानी यहाँ लिखा है एस। एस का मतलब है स्टिमुलस। ये किसका काम कर रहा है? ये स्टिमुलस का काम कर रहा है, यानी उद्दीपक का काम कर रहा है। और अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब ये देखिए आर लिखा है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया हो रही है और सीधे सीधे लार कुत्ते के मुंह से आ रही है। लेकिन ये लिखा है यूसी और यहाँ पे भी है यूसी। इसका मतलब क्या है? यूसी का मैंने आपको समझाया था, यूसी एस हो गया, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। कह सकते हो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, ठीक है।
और स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। स्वाभाविक कहे बोल सकते हो, स्वाभाविक उद्दीपक होगा और स्वाभाविक ही अनुक्रिया होगी। ये थी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड जो स्टेप है इसमें समझो, इसमें क्या होता है। अब देखिए डायरेक्ट कुत्ते के सामने भोजन नहीं आता है, तो डायरेक्ट नहीं आता है, पहले क्या होता है, फिर पहले घंटी बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? घंटी। और घंटी बजने के तुरंत 2 से 5 सेकंड के पश्चात, कितना, 2 से 5 सेकंड के पश्चात कुत्ते के सामने क्या रख दिया जाता है? भोजन। और जब भोजन रख दिया जाता है तो फिर क्या होती है बाद में? अनुक्रिया। जब अनुक्रिया होगी तो लार का आना स्वाभाविक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप और समझिए, देखो सेकंड पॉइंट क्या था आपका, मैंने आपको बताया था कि इसमें भाई अब भोजन डायरेक्ट नहीं आ रहा, पहले घंटी बजाई जा रही, घंटी बजाने के बाद भोजन आया। भोजन कितने समय बाद आया? 2 से 3 सेकंड बाद आया, फिर अनुक्रिया हुई और फिर सीधे कुत्ते के मुंह से क्या निकला? लार निकला। तो देखो यहाँ पे लिखा है एस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। स्टिमुलस का मतलब होता है क्या? उद्दीपक, ठीक। और एस का मतलब मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता चुका हूँ, कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या? अस्वाभाविक उद्दीपक। और देखिए ये लिखा है यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। और ये लिखा है यूसीआर, तो यूसीआर का क्या मतलब है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक और यहाँ पे भी स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन आएगी उस कंडीशन को समझिए। तीसरी कंडीशन ये होगी कि भाई अब सिर्फ और सिर्फ घंटी बजेगी। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट घंटी बजेगी और घंटी बजने के बाद भोजन नहीं आएगा। थर्ड कंडीशन में जब भोजन नहीं आएगा अनुक्रिया फिर होगी और फिर बिना किसके? बिना भोजन के यानी बिना स्टिमुलस के तब भी अनुक्रिया हुई, क्योंकि वो आदत में आ गई, कुत्ते की आदत में आ गई। उसने सोचा घंटी जैसी बज गई तो भोजन आ जाएगा, तो लार कुत्ते के मुंह से तब भी निकली। तो ये क्या हुई? सीआर और सीएस का फुल फॉर्म क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक। और जब अस्वाभाविक उद्दीपक तो अनुक्रिया भी सीआर क्या है? सीआर है आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक बोल सकते हो उद्दीपक होगा तो अस्वाभाविक ही अनुक्रिया होगी। ये 3 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं इसके उपनाम, ठीक है। जो आपका क्या था? जो आपका पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत था, इसके देखिए कुछ उपनाम हैं और हर बार एग्जाम में इन्हीं नामों से वो बार बार चेंज करके आपसे पूछ रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। और 1 अंक यहाँ से अगर जिस बच्चे के लिए ये सारे उपनाम याद हो गए तो समझो उसका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। जो पावलाव का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बोलते हैं शरीर शास्त्री का सिद्धांत, और दूसरे नाम से जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जो तीसरा नाम है वो है क्लासिकल सिद्धांत या फिर क्लासिकल अनुबंधन। इसके बाद जो चौथा नाम है वो है अनुवादित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, पेपर में बार बार वो चेंज करके पूछ रहा है, तो सारे के सारे ये उपनाम हैं वो याद करने पड़ेंगे। या फिर संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके बाद है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इन 7 में से कोई सा भी उपनाम आ जाए इन 7 में से तो समझ लेना ये किसका है? ये पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं व्यवहारवादी पावलाव, इनका सिद्धांत है, ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाइए आप। अब हम थोड़ा सा आपको एक स्लाइड और दिखाते हैं और इसमें समझाते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। देखिए ये अधिगम के सिद्धांत थे, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या क्या कवर कर लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस वीडियो में हमने ए.बी. पावलाव का जो सिद्धांत था उसे कंप्लीट कर लिया, और इस वीडियो में हमने देखिए इसमें व्यवहारवादी वाले सिद्धांत में थॉर्नडाइक का था वो भी हमने क्लियर कर लिया। इस तरह अगर हम गेस्टाल्ट बात की बात करें तो हमने कोलर का, कोपका और बर्दिमर, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बर्दिमर, कोपका और कोलर। अब इसमें जो रह गया है वो रह गया है कर्ट लेविन का सिद्धांत, और इसमें रह गया है B.F. स्किनर और C.L. हल का सिद्धांत। इसके बाद 3 सिद्धांतों के बाद
ये शिक्षा मनोविज्ञान के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, संज्ञानवादी सिद्धांत है, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।